स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इन द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन द एब्सेंस ऑफ एन established theory of factory organization, factory owners or managers relied on personal judgments in attending to the problems they confronted in the course of managing their work। देखिए पहले टाइम पे क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब चल रहा था तो उस समय क्या था कि जब हमारे पास कोई फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई इस्टेब्लिश थ्योरी नहीं थी, तो उस समय क्या था, जो मैनेजर्स होते थे और ओनर्स होते थे फैक्ट्री के, वो सब अपने हिसाब से सिचुएशन को देखते हुए अपने हिसाब से पर्सनल अपने जजमेंट्स देते थे और उसी के हिसाब से सब मैनेजमेंट वर्क भी होता था। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया रूल ऑफ थंब। मैनेजिंग फैक्ट्रीज बाय रूल ऑफ थंब enabled them to handle the situation as they arose but suffered from limitations of the trial and error approach। और ये एक तरीके से एक ट्रायल एंड एरर अप्रोच हो जाता था, इसकी वजह से उनको बहुत सारे लिमिटेशंस को भी सामना करना पड़ता था। फॉर देयर एक्सपीरियंसेस टू बी इमुलेटेड, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो डैट व्हाट वर्क्स एंड वाई डज इट वर्क्स। और इस चीज़ को करने के लिए उनके पास क्या था कि उनको ये देखना पड़ता था कि क्या करना है और कैसे काम करेगा ये। फॉर दिस देयर वॉज a need to follow an approach that was based on method of science defining a problem। इन सब के लिए क्या था, एक उनको अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत थी जो कि साइंस पे बेस्ड हो, जो प्रॉब्लम को डिफाइन करे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उसके बताए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो तुरंत असर हो रहा है उसको बताए और प्रोग्रेस को और उसके जो कंक्लूजन से जो फाइनल रिजल्ट आए उसके बारे में भी उसको देखे। इन दिस सिनेरियो टेलर emerged एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इस सिनेरियो में टेलर जो थे वो एक फादर ऑफ मैनेजमेंट की तरह से सामने आए। ही प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज टू रूल ऑफ थंब। और उन्होंने रूल ऑफ थंब के अपोजिट में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कहा। ही ब्रोक अप ह्यूमन एक्टिविटी इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड फाइंड आउट हाउ इट कुड बी डन इफेक्टिवली। और उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया और ये देखा कि कैसे उनसे इफेक्टिवली काम लिया जाए कम टाइम में और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के साथ, अच्छे प्रोडक्शन के साथ। इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्ट। और इससे क्या हुआ कि उन्होंने ये करने की कोशिश की कि उनके जो लोग हैं, जो पर्सन्स काम कर रहे हैं, वो ट्रेन रहे कि वो इंक्रीज्ड आउटपुट, मतलब जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहे और क्वालिटी भी अच्छी रहे और कॉस्ट भी कम लगे और वेस्ट भी कम हो। इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू, सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। टेलर के वर्ड में क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरीके से ये हुआ कि हम अपने लोगों को क्या चाहते हैं वो करें और उसको देखना कि वो अपने बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें। बेस्ट और चीपेस्ट मतलब कम से कम पैसे लगे इस वे में करें। द बेथलियम स्टील कंपनी वेयर टेलर हिमसेल्फ वर्क अचीव 3-fold इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाई एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और बेथलियम स्टील कंपनी जहाँ वो खुद वर्क करते थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल्स वहाँ अप्लाई किया और उन्होंने देखा कि वहाँ भी इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में और ये अच्छा हो रहा है। देयरफॉर इट वुड बी इन ऑर्डर टू डिस्कस दिस प्रिंसिपल्स, और इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे इस प्रिंसिपल्स को। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर pioneered द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी into the domain of management practice। We have already referred to the limitations of rule of thumb approach management। हमने क्या किया, अभी रूल ऑफ थंब के लिमिटेशंस के बारे में बात किया। एज डिफरेंट मैनेजर्स would follow their indigenous rules of thumb, it is but a statement of the obvious that all would not be equally effective। जैसे बहुत सारे मैनेजर्स पहले क्या थे, वो रूल ऑफ थंब को अप्लाई करते थे, इसलिए वो इक्वली इफेक्टिव नहीं थे। कहीं इफेक्टिव हो जा रहे थे, कहीं इफेक्टिव नहीं हो रहे थे और एक ही तरह से इफेक्टिव भी नहीं हो रहे थे। टेलर बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। और टेलर का ये बिलीव था
कि एक ही तरीका है जिससे हम अपनी एफिशिएंसी को और अच्छा कर पाए। एफिशिएंसी मतलब कि सही टाइम पे और कम दाम पे काम हो जाए, कम पैसे में काम हो जाए। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, और इस मेथड को बनाने के लिए स्टडी की ज़रूरत थी और एनालिसिस, उसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी उसको देखने की। द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, और जो मेथड अब बनने वाला था वो रूल ऑफ थंब को एक सब्स्टिट्यूट था, उसका एक विकल्प था। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो मेथड था वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो भी होना था। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिक्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान एंड मैनेज। सेकंड हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट मैनेजर्स सर्व एज ए लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। मैनेजर जो होते हैं वो ओनर्स और वर्कर्स के बीच में एक लिंक होते हैं। सिंस एज मैनेजर्स दे हैड टू मैंडेट टू गेट वर्क डन थ्रू द वर्कर्स, और उन मैनेजर्स के लिए मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है वो अपने वर्कर्स से वर्क डन करा लें, गेट वर्क डन हो जाए, मतलब काम उनका होता रहे। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्टेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ ए काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट द मैनेजर्स वर्सेस वर्कर्स। टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन, और ये चीज़ आप नॉर्मल बात है, सब लोग जानते हैं कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट मतलब थोड़ा मन मुटाव या झगड़े टाइप का होता रहता है जो हर क्लास में रहता है। टेलर ने क्या किया, टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन द वर्कर्स द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ओनर। टेलर ने ये चीज़ देखा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है, ना वर्कर्स के लिए, ना मैनेजर्स के लिए, ना फैक्ट्री के लिए। ही एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। उन्होंने सोचा कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट, दोनों को समझना चाहिए कि हर कोई इंपॉर्टेंट है। टू अचीव दिस स्टेट टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर। इसको अचीव करने के टेलर ने क्या किया, एक कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन के लिए कहा जो कि मैनेजर्स और वर्कर्स के लिए था। इट मीन्स डैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। उन्होंने कहा है मैनेजर्स और वर्कर्स को अपनी थिंकिंग को बदलना चाहिए। इन सच अ सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक, और ऐसे सिचुएशंस में ट्रेड यूनियंस को भी स्ट्राइक पे जाने की नहीं सोचनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ़ एनी विद द वर्कर। मैनेजमेंट जो है उसको अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई गेन हो रहा है तो उसको अपने वर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड, और उसी टाइम पे वर्कर्स को भी मेहनत करनी चाहिए और बी विलिंग टू एम्ब्रेस चांस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, और इस तरह से करना चाहिए कि कंपनी के लिए गुडनेस है, कंपनी के लिए अच्छा रहे। बोथ शुड बी पार्ट ऑफ फैमिली, ये दोनों फैमिली के पार्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज़ फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन दैट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू are one and the same, that prosperity of the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa। क्या है, यही चीज़ कहा गया कि अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर पर असर होगा, और एम्प्लॉयर खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ पर असर होगा, और ऐसे ही होगा। ये लॉन्ग टाइम के लिए, अगर कुछ टाइम के लिए मान लीजिए एम्प्लॉयर खुश भी है और एम्प्लॉय नहीं खुश है तो वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं असर होगा। जापानीज़ वर्क कल्चर इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच अ सिचुएशन। जापानीज़ का एक क्लासिक एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए। इन जापानीज़ कंपनी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस। इस तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिस में है। देयर इज़ कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, और वहाँ पे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एकदम खुला है, ओपननेस है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपस में कोई छुपाई गई बात हो। इफ़ at all workers go to strike, they wear a black badge but work more than normal working hours to gain the sympathy of the management। और वहाँ पे क्या है कि अगर उनको हड़ताल करनी, स्ट्राइक पे जाना है तो वो ब्लैक बैज लगा लेंगे एक, और उससे ज़्यादा भी काम करेंगे
जितना वो रोज़ करते थे, कि ताकि उनको उनका जो मैनेजमेंट वो खुश हो जाए और उनके लिए उनकी सिंपैथी हो जाए। लेकिन अपने कंट्री में ऐसा नहीं है, अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है स्ट्राइक की। थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। इसमें यही चीज़ कहा है कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक साथ वर्क करने का वो होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल काम किया जाए अलग तरीके से। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। और ये इस प्रिंसिपल से भी आगे था, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो कि आपका सेकंड प्रिंसिपल था। सेकंड प्रिंसिपल था ये आपका। थर्ड क्या है इसमें? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटनेस, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल competencies. As such, scientific management also stood for worker development. Workers training was essential also to learn best method development. as a consequence, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए ही बोलता है। वर्कर को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि उनको बेस्ट मेथड्स आए, ताकि फैक्ट्री के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाए। इसमें यही सब पॉइंट्स हैं जो आपके हमने समझा दिए अभी। ये है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये इतने पॉइंट्स थे। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि इस तरह से डेवलपमेंट हो हर एक का कि वो अपने ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी दे पाए और वो खुश भी रहे। ये 4 पॉइंट्स इसमें थे।